हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस। आज हम लोग अर्थशास्त्र शिक्षण बी ए सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र की अवधारणा, विषय, सामग्री एवं प्रकृति। तो सबसे पहले हम जानते हैं अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। अर्थशास्त्र की मूल उत्पत्ति ग्रीक के शब्द वाइकोस तथा निमिक से मानी जाती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो अर्थशास्त्र बी ए सेकेंड ईयर पेडोलॉजी का जो पेपर होने वाला है वो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र के आधार पे होगा। तो यहाँ से हम बहुविकल्पी प्रश्न पत्रों के आधार पे अगर देखते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है कि अर्थशास्त्र की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र की मूल उत्पत्ति ग्रीक के शब्द या ग्रीक के शब्दों से हुई थी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना गया है। अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र विज्ञान है, कला अथवा दोनों। तो विज्ञान सदैव सैद्धांतिक होता है, कला सदैव व्यवहारिक। तो अर्थशास्त्र दोनों है, अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। इसका वर्णन करते हुए प्रोफेसर कुशा ने अपने शब्दों में लिखा है, विज्ञान हमें ज्ञान की शिक्षा देता है जबकि कला हमें व्यवहारिक क्रियाओं का प्रशिक्षण प्रदान करती है। कहते अर्थशास्त्र से क्या होता है, विज्ञान से क्या होता है, सैद्धांतिक चीज़ों पर निर्भर रहता है, और जबकि कला है वो व्यवहारिक चीज़ों पर निर्भर करती है। तो अर्थशास्त्र में हम देखते हैं इसमें सिद्धांत का भी प्रयोग हुआ है और व्यवहार का प्रयोग ऐसे हम समझ सकते हैं, जबकि इसमें अर्थशास्त्र में हम ज़्यादातर क्रय विक्रय, लेन देन, आदान प्रदान की क्रियाएँ करते हैं। तो जब हम ये सारी क्रियाएँ करते हैं तो इसमें स्वाभाविक रूप से व्यवहार अपने आप जुड़ जाता है। तो इस तरह से यह क्या है, एक व्यवहारिक क्रिया के रूप में भी देखा जाता है। तो अतः हम समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का मेलजोल है, इसलिए यह कला और विज्ञान दोनों हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की अवधारणा। अर्थशास्त्र की अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थशास्त्र का क्या कॉन्सेप्ट है। सामाजिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से संबंधित रहता है, यानी सामाजिक रूप से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, ठीक है, उसके साथ संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अर्थशास्त्र इन्हीं सामाजिक रूप से संबंधित मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी सामाजिक रूप से संबंधित मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रत्येक प्राणी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है, प्रत्येक प्राणी की क्या होती है, कोई ना कोई आवश्यकता होती है, चाहे वह मनुष्य हो, कीड़े मकोड़े हों या पशु पक्षी हों। अपनी भूख को शांत करने का प्रयास करते हैं, सभी को आहार की आवश्यकता होती है। परंतु इन सब में क्या होता है, मनुष्य जो होता है मनुष्य ने क्या किया है, अधिक मानसिक प्रकृति की है, ठीक है, प्रकृति की है। और मनुष्य अपनी भौतिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है, विचारों और चिंतन द्वारा करता है। इसीलिए अर्थशास्त्र का जो मूल सिद्धांत है, यानी मूल इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो आर्थिक क्रियाओं, भौतिक क्रियाओं, मानसिक क्रियाओं को आर्थिक रूप से समायोजित करके किया जाता है। अब आते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा की तरफ। अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप के कारणों की खोज करता है, ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है अर्थशास्त्र हमारे विज्ञान का प्रारंभिक बिंदु है और लक्षण मनुष्य हैं। तीसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र और विज्ञान हमें जिन साधनों तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें सब चीज़ों का, ये मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग अल्प विकसित देशों के लिए करते हैं। अल्प विकसित देश में जो विकसित विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आर्थिक विकास को देखा तो इसकी विस्तृत अवधारणा में पूरी अर्थव्यवस्था आ जाती है, पूरी वहाँ की अर्थव्यवस्था शामिल होती है, इसलिए इसका हम प्रयोग आर्थिक विकास के रूप में करते हैं। अब आते हैं आर्थिक वृद्धि। अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए करते हैं, विकसित जो विकसित हुई, यानी इसमें विकसित देशों के लिए किया जाता है आर्थिक वृद्धि का प्रयोग। इसमें प्रति व्यक्ति आय के ऊपर आर्थिक वृद्धि, यानी उसकी प्रथम क्या होती है, वृद्धि होती है, इसलिए इसको आर्थिक वृद्धि की श्रेणी में लाया जाता है। इसमें पूरे सर्वांगीण विकास नहीं होता है। यहाँ पे हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम देख लेते हैं। जैसे पहला है एडम स्मिथ, मार्शल, जेके मेहता, कैनन, पीटरसन, हेनरी स्मिथ और केयरनेस। ये हमारे कुछ अर्थशास्त्री हैं, ये नाम आप लोग याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो हमने इसको रेड कलर से कर दिया ताकि इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र विषय है। ये बहुविकल्पी प्रश्न ये पहले चैप्टर से लिए गए हैं और अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे और
इसके बाद विकल्प के प्रश्नों के बारे में भी बताएंगे। तो अभी फिलहाल पहले चैप्टर का है ये, इसको हम देखते हैं। अर्थशास्त्र विषय है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यवहारिक, तीसरा ऑप्शन दिया है मनोवैज्ञानिक और चौथा दिया है दार्शनिक। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है होगा व्यवहारिक। कैसे? अभी अभी आपने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र क्या है? क्रय विक्रय, लेन देन, आदान प्रदान का विषय है। यानी जब हम किसी से लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो व्यवहार उसमें अपने आप ही समाहित हो जाता है, जुड़ जाता है, व्यवहार उसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए यह व्यवहारिक है। व्यक्तिगत हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्तिगत व्यक्ति कोई अर्थशास्त्र मतलब उसमें क्रय विक्रय करना पड़ता है, इसलिए व्यक्तिगत वो हो ही नहीं सकता। इसमें मनोवैज्ञानिक भी नहीं है और यह दार्शनिक नहीं है, तो इसका सही आंसर है व्यवहारिक। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र है कला विज्ञान, कला तथा विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है कला तथा विज्ञान दोनों, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये रेड कलर में ऑलरेडी पहले से ही है, इससे हम समझ सकते हैं कि आंसर करेक्ट होगा। अभी अभी आप ऊपर के लेक्चर में हमने पढ़ा है, इसको डिस्कस किया कि अर्थशास्त्र क्या है? कला और विज्ञान दोनों, क्योंकि यह सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक है। सैद्धांतिक मतलब में सिद्धांतों की बातें भी की जाती हैं, और कला इसलिए क्योंकि इसमें व्यवहार आता है, जैसे हम क्रय विक्रय करते हैं, लेन देन, तो व्यवहार उसके साथ जुड़ जाता है, तो इसलिए कला तथा विज्ञान दोनों है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र और विज्ञान जो धन विवेचना है, यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है, पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है स्टुअर्ट मिल, तीसरा है जेबी से और चौथा है वाकर। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो सही है, इसकी स्थापना कितनी परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है जेबी से की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा है रोशन, तीसरा है रॉबिन्सन और चौथा है प्रोफेसर पीगू। तो हम देखते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोफेसर पीगू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र शिक्षण के व्यवहारिक महत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थशास्त्र के शिक्षण महत्व दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समन्वयक, समन्वयक कितने प्रकार का होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो समन्वयक होता है 3 प्रकार का। कौन कौन से हम इसका नाम बता देते हैं आप लोग। आंतरिक और बाह्य समन्वय, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समन्वय, प्रकृत्यात्मक और मौलिक समन्वय। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये थर्ड, वो करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समन्वय के किस विशेष लक्षण के संभावनाएं बढ़ती हैं? समन्वय से पहले समझते हैं समन्वय होता क्या है। समन्वय जो होता है, इसको हम दूसरी भाषा में हिंदी के दूसरे शब्द यूज़ करें तो साथ संबंध भी कर सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बोले तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना, यानी कोऑर्डिनेशन से काम करना। कोऑर्डिनेट करना क्या होता है? एक दूसरे से संबंध बना करके, यानी संयोजन करके काम करना। तो जब हम संयोजन करते हैं, दूसरे से संबंध बनाते हैं, तो हम कुछ सीखते हैं और अपनी उसी सीख को हम क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ाते हैं, यानी अधिगम को आगे की तरफ बढ़ाना, अधिगम को स्थानांतरित करना। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है अधिगम, दूसरा अधिगम स्थानांतरण, तीसरा स्थानांतरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है अधिगम स्थानांतरण, ये सच हुआ, क्योंकि हम क्या करते हैं? समन्वय में अधिगम को स्थानांतरित करते हैं, यानी आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। शिक्षा प्रक्रिया यानी शिक्षा प्रक्रिया अगर कहीं पे है तो उसके प्रमुख अंग क्या क्या होंगे? तो पहला पाठ्यक्रम, बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा प्रक्रिया हो नहीं सकती है। दूसरा है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक भी आवश्यक है, बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षा प्रक्रिया नहीं हो सकती। और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी ये तीनों चीज़ें आवश्यक है, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है ये सभी ये करेक्ट होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि इस तरह के वीडियो आपको हम बनाते रहें। इस चैनल पर आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट के वीडियो चैप्टर वाइज, जब तक आपका बीएड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको वैकल्पिक प्रश्नों के साथ और व्याख्या के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।